Hello everyone, welcome back to my new video एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट डिमांड। तो इससे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड हम पढ़ चुके हैं, इनकम डिटर्मिनेशन, मल्टीप्लायर वो हम कर चुके हैं, और आज हमारा इससे ही रिलेटेड एक टॉपिक और है, एक नया चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट डिमांड। तो ये चैप्टर उन्हीं चैप्टर से कोरिलेटेड है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लें। वीडियो देखने के लिए YouTube पर इजी इकोनॉमिक्स बाय रश्मि टाइप करिए, वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और बाय नेम आप उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे सपोर्ट मिलेगा। मैं नई नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेस डिमांड, जैसा कि इसके नाम में ही है एक्सेस डिमांड, एक्सेस का मतलब ज़्यादा और डिमांड, जब डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level of output in the economy। एक ऐसी सिचुएशन जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है और इकोनॉमी में हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा होता था जहां पर सभी लोगों के पास वर्क है, सभी लोग एबल हैं काम करने के लिए और वो काम कर भी रहे हैं, उन्हें उनके अकॉर्डिंग वर्क मिला हुआ है। तो यहाँ कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो सभी लोग काम कर रहे हैं। उस कंडीशन में जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो उसे बोला जाता है एक्सेस डिमांड। ठीक है, व्हेन एडी इज मोर देन एएस और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, सभी लोग काम कर रहे हैं, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, सभी लोग काम कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सभी को उनके अकॉर्डिंग जॉब मिली हुई है, जितनी अच्छी जॉब उन्हें मिल सकती है उन्हें उनके अकॉर्डिंग जॉब मिली हुई है। सभी लोग पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर हमारी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन को बोला जाता है एक्सेस डिमांड। क्लियर? अब इससे रिलेटेड हमें डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम्स हम पहले कर चुके हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज एडी, दिस इज इनकम, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये एक डायग्राम हमने बना लिया है। यहाँ एडी है, यहाँ पर इनकम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पढ़ रहे हैं, तो पहले फुल एम्प्लॉयमेंट का हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको पता होगा, एएस हमारा 45 डिग्री का एंगल बनाता है और एडी हमारा इधर से जाता था सी प्लस आई, दिस इज एडी सी प्लस आई, एंड जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है हमारा ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अब हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अपना? एक्सेस डिमांड। तो हमें डिमांड को एक्सेस करना है। अभी तक हमारी डिमांड कितनी है? यहाँ पर एडी, यहाँ से यहाँ। अब हमें इसे एक्सेस करना है, तो इसे हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज एडी 1। तो हमारी नई एग्रीगेट डिमांड कहाँ गई? यहाँ पर। तो अब ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ हमारा ई पॉइंट भी चेंज हो गया। अब ये पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा है? पहले हमारा पॉइंट यहाँ पर था, अब ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, इसे हम इनकम तक टच कर देते हैं इस पॉइंट को। तो ये जो सिचुएशन है हमारी, दिस इज एक्सेस डिमांड, और इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ई एफ। यहाँ पर हम एफ पॉइंट डाल देते हैं, ई एफ या एफ ई। ये पॉइंट हमारा क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, ये मैं शॉर्ट में लिख दिया है।
ठीक है, ये कंडीशन है हमारी इन्फ्लेशनरी गैप की। जब हमारी कंडीशन, हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है एक्सेस डिमांड। तो ये है हमारी एक्सेस डिमांड, और इस गैप को बोला जाता है, ये जो गैप है इस गैप को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो क्लियर हुआ? बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। पहले हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का डायग्राम बना लिया, वो हम लास्ट वीडियो में बना चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया है। AS/AD ये पॉइंट था हमारा फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। अब हमने क्या करा है, डिमांड हमारी एक्सेस है, तो डिमांड को हमने एक्सेस कर दिया है थोड़ा सा, तो हमने उससे जैसे ही ड्रॉ किया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक्सेस डिमांड। अब इसके बीच में जो गैप है, इस E और अब जो नया E आया, हमारा नया इक्विलिब्रियम आया है, उसके बीच में जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। इस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर? तो इन्फ्लेशनरी गैप को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? द गैप बाय विच actual aggregate demand exceeds to aggregate demand required to establish full employment equilibrium। मतलब जब हमारी एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड थी वो हमारी प्लान्ड होती है कि हम प्लान करके चल रहे हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड होनी है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगी? उससे ज़्यादा। तो जब एक्चुअल डिमांड हमारी प्लान डिमांड से ज़्यादा हो जाए तो उस गैप को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। व्हेन एक्चुअल डिमांड इज मोर देन प्लान्ड डिमांड। तो ये भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई ये हमारी प्लान्ड होती है। हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं कि कंट्री में इतनी डिमांड होने वाली है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने सपोज किया था, हम ये मान के चल रहे थे कि जो एग्रीगेट डिमांड होगी कंट्री में वो होगी 10,000 की। ठीक है, लेकिन जब हमने वो प्रोडक्ट बनाया तो उसकी डिमांड पहुंच गई हमारी 12,000। ये थी हमारी एग्रीगेट डिमांड, ये हमारी एक्चुअल डिमांड। तो जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे हमने उस टाइम पे ये प्लान किया कि शायद इस प्रोडक्ट के 10,000 डिमांड होंगी, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट मार्केट में आया उसकी डिमांड कितनी हो गई? 12,000। तो ये क्या हो गया? एक्चुअल डिमांड हमारी ज़्यादा हो गई। तो व्हेन एक्चुअल डिमांड इज मोर देन प्लान डिमांड, तो उसे बोलते हैं हम, इस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर हुआ? जब एक्चुअल डिमांड हमारी प्लान डिमांड से ज़्यादा हो जाए तो उस गैप को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एक्सेस डिमांड होती क्या है। अब आते हैं इसके रीजंस पर। रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड, कि मार्केट में एक्सेस डिमांड हुई क्यों। हमने जितना डिमांड मान के हम चले थे, जितनी डिमांड हमने सोची थी उससे ज़्यादा डिमांड क्यों हो गई। ठीक है, तो उसके रीजंस, फर्स्ट रीजन इज राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम करते हैं। अब क्या है इसमें? राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा वो पार्ट राइज, इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी। जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ चाहिए ना, हम उसकी डिमांड करेंगे। अगर हम कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो हम उसकी डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, तो डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है, एक्सेस डिमांड हो जाती है हमारी। ठीक है, सपोज अभी मैंने सिंपल खाना खाया, कल को मैंने डिमांड की कि डोसा खाना है, फिर मैंने परसों डिमांड की कि पिज़्ज़ा खाना है, उसके बाद मेरी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि मैं कंजप्शन अपना बढ़ा रहा हूँ। तो हम अपना कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, मैं अपना कंजप्शन अपना इंक्रीज कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा? अगर मैं पैसे खर्च कर रही हूँ तो डिमांड करूँगी ना उस चीज़ के लिए, तो डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन इन टैक्स। सपोज अभी तक हमारे पास 100 रुपीज़ थे, तो 100 में से 20 हमें टैक्स देना होता था, 80 हम खर्च करते थे। कंज्यूम या सेविंग जो भी है उसमें हम लगाते थे 80 को। ठीक है,
अब क्या हुआ, टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया, अब 20 की जगह ये टैक्स हो गया 10, तो हमारे पास ये पार्ट हमारा इंक्रीज हो गया, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, वो पार्ट हमारा इंक्रीज हो गया। तो जब हमारे टैक्स कम हो जाता है, पहले क्या हो रहा था, मैं 20 टैक्स देती थी, 80 ही खर्च कर पा रही थी, लेकिन अब क्या है, अब टैक्स मुझे 10 देना पड़ रहा है, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 90, अब मैं 90 रुपीज़ खर्च कर पा रही हूँ। तो 90 रुपीज़ खर्च कर पा रही हूँ, तो उसे जहाँ भी मैं खर्च करूँगी उसके लिए डिमांड होगी, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारा कंजप्शन लेवल बढ़ गया। तो जैसे ही टैक्स कम हुआ, हमारा कंजप्शन बढ़ गया, और कंजप्शन बढ़ेगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो क्लियर हुआ, जैसे ही हमारा टैक्स कम हुआ, हमारा कंजप्शन लेवल बढ़ गया, हम अब ज़्यादा खर्च कर पा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, डिमांड भी हम ज़्यादा करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सपोज गवर्नमेंट डैम बना रही है, रोड बना रही है, हाईवे बना रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, तो उससे कैसे इफेक्ट पड़ेगा भाई। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर रही है, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, रोड बना रही है, डैम बना रही है, तो उसे बनाने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और जब लेबर आएगी तो उसे पैसे मिलेंगे, वेजेस में मिलेगा, लेबर को काम करने के लिए वेजेस मिलेगी, मजदूरी मिलेगी उसे। तो जब लेबर को मजदूरी भी मिलेगी, लेबर के पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, तो वो भी उन पैसों को क्या करेगी, खर्च करेगी, वो भी उन पैसों से एक्सपेंडिचर करेगी, और एक्सपेंडिचर करेगी तो डिमांड हमारी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो सारी चीज़ों का जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जैसे ही हमारा एक्सपेंडिचर लेवल बढ़ता है, वैसे ही हम डिमांड ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अभी तक मेरे पास 10 रुपये थे खर्च करने के लिए, अब मेरे पास अगर 20 रुपये खर्च करने के लिए हैं, तो मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगी, तो उससे क्या होगा, डिमांड भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्लियर हुआ। तो गवर्नमेंट जैसी ही रोड बनाएगी, बिल्डिंग्स बनाएगी, तो उसमें क्या होगा, लेबर की उसे ज़रूरत पड़ेगी, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उसके पास भी वेजेस होंगे एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो वो भी वेजेस को अपने को एक्सपेंडिचर करेगी वेजेस से, जिससे डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है, हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब जहाँ भी हम पैसा यूज़ कर रहे थे, लगा रहे थे, इन्वेस्टमेंट किस लिए क्या करते हैं, रिटर्न के लिए, कि हमें रिटर्न ज़्यादा मिले, रिटर्न हमें मिले, उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सपोज मैंने बिल्डिंग खरीदी, तो मैं बिल्डिंग किस लिए खरीद रही हूँ कि इन फ्यूचर या तो उससे मुझे रेंट मिलेगा, या फिर मैं उस पर कुछ बना सकती हूँ, कुछ प्रोडक्शन कर सकती हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमने किस लिए किया, ताकि फ्यूचर में हमें इससे रिटर्न मिले। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा रिटर्न भी ज़्यादा होगा। ये श्योर नहीं है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट अपना बड़ा कर रहे हैं, तो उससे रिटर्न भी हमारा बड़ा होगा। मोस्टली ऐसे ही होता है कि अगर हम ज़्यादा पैसे लगा के कोई काम कर रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसीलिए करेंगे ना, ताकि हमें रिटर्न ज़्यादा मिले। हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो उसका रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो अगर हमारा रिटर्न ज़्यादा हुआ, तो हम क्या करेंगे, अगेन हमारी एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगी तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, तो एक्सेस डिमांड मार्केट में होगी। क्लियर। नेक्स्ट, फॉल इन इम्पोर्ट। फॉल इन इम्पोर्ट मतलब अगर हम इम्पोर्ट करना कम कर दें, इम्पोर्ट हमने कम कर दिया क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस हमारे ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइस। इंटरनेशनल प्राइस हमारे ज़्यादा थे अपनी कंट्री के प्राइस के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कम कर देंगे। इंपोर्ट कम करने से क्या होगा, हम अपने ही डोमेस्टिक चीज़ों की उस पर एक्सपेंसेस ज़्यादा करेंगे, हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर एक्सपेंसेस ज़्यादा करेंगे क्योंकि हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं। इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं क्योंकि बाहर से हमें जो सामान मिल रहा था वो हमें ज़्यादा महंगा मिल रहा था अकॉर्डिंग टू अपनी कंट्री के, तो हम क्या करेंगे, अपने पैसे अपनी ही कंट्री में खर्च करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि अभी हम बाहर से जो सामान खरीदते थे वो हमारा आ रहा था 100 का, लेकिन अब वो हो गया 150 का, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से क्रॉस करके अब ये जो 100 रुपीज़ थे वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही यूज़ करेंगे।
अपनी ही कंट्री में हमने एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर से इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड हमारी फिर बढ़ जाएगी, हमारी कंट्री की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अभी जो पैसे हम बाहर यूज़ कर रहे थे, अब उस पैसे को भी हम अपनी ही कंट्री में यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अभी तक क्या हो रहा था, मैं 100 रुपये बाहर दूसरे देश से खरीद के तब लेती थी सामान, ठीक है, दूसरी कंट्री में जा रहे थे मेरे 100 रुपीज़ और एक्सपेंसेस दूसरी कंट्री से कर रही थी। लेकिन अब क्या है, वो 100 रुपीज़ ही मेरे अपने ही कंट्री में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, 100 रुपीज़ का भी। तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री में हमारा कंजप्शन और ज़्यादा बढ़ा तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर? लास्ट वन इज राइज इन एक्सपोर्ट। राइज इन एक्सपोर्ट मतलब जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे, अब हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सामान भी ज़्यादा चाहिएगा। तो उससे क्या होगा, अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा। डिमांड एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा कब होगा, जब हमारे यहाँ का प्रोडक्ट इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ या इंटरनेशनल मार्केट हमारे यहाँ का चीप हो, सस्ता हो। ठीक है, तो हमारा अगर लोअर प्राइसेस हैं तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन कौन करेगा, लेबर के पास पैसे आएंगे, एम्प्लॉयज़ करेंगे, एम्प्लॉयज़ के पास इनकम आएगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और उस इनकम को वो कंज्यूम करेंगे, जिसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, डिमांड पर। तो हमारी डिमांड एक्सेस हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे किया था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर होगा, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, लेबर करेगी। तो लेबर के पास अब पैसे हैं खर्च करने के लिए, वो पैसे ज़्यादा खर्च करेगी क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो उसके पास पैसे ज़्यादा हैं खर्च करने के लिए, तो कंजप्शन ज़्यादा करेगी, जिससे हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड, कि एक्सेस डिमांड हमारी क्यों बढ़ती है। राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजप्शन हमारा बढ़ जाता है तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। टैक्स अगर हमारा कम हो रहा है तो टैक्स कम होने से क्या हुआ, हमारे पास जो हमारा इनकम पार्ट थी वो हमारी ज़्यादा हमारे पास बच गई, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, अगेन एक्सेस डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो गवर्नमेंट को लेबर चाहिए, लेबर के पास पैसे आएंगे खर्च करने के लिए, तो वो भी क्या करेगी, कंज्यूम करेगी और एक्सेस डिमांड होगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़्यादा तो रिटर्न भी हमें ज़्यादा मिलेगा, हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हमारे कंजप्शन से रिलेटेड हैं। जैसे ही हम अपना कंजप्शन लेवल बढ़ाते हैं हमारी डिमांड बढ़ जाती है। हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसे बनाने के उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर सारे हमारे फुल एम्प्लॉयड हैं, सभी के पास काम है, सभी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी ना। इम्पैक्ट ऑन एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो हमारे 3 इफेक्ट हैं, इफेक्ट ऑन आउटपुट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन आउटपुट, प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, तो आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे पता है भी आपने बोला होगा कि आउटपुट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। आउटपुट इंक्रीज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग वर्किंग हैं। मैंने आपको शुरू में ही अंडरलाइन करके बताया था कि यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है, सभी लोगों को उनके अकॉर्डिंग वर्क मिला हुआ है, सभी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ। उससे ज़्यादा वो कहाँ कर पाएंगे, उससे ज़्यादा वो वर्क नहीं कर सकते। जितना काम उन्हें करना है, जितना काम वो कर सकते हैं, उतना काम वो कर रहे हैं। मार्केट में कोई भी अंडर एम्प्लॉयड नहीं है, तो सभी के पास वर्क है, तो सभी अपने अकॉर्डिंग पूरा काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ नो इफेक्ट, कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज मैंने 10,000 की चीज़ बनाई, मैं इतना ही बना सकती हूँ, फिर भी डिमांड 12,000 की आ गई, तो मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं कर सकती,
क्योंकि मैं तो 10,000 ही बना सकती हूँ, मैं अपनी पूरी इफिशियंसी के साथ काम कर रही हूँ, फिर भी मैंने 10,000 यूनिट बनाए, लेकिन डिमांड आ गई 12 की, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रोडक्शन को और नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट पर भी नो इफेक्ट, क्योंकि हमारी कौन सी कंडीशन है? ये सिचुएशन हमारी क्या चल रही है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो यहाँ तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, सभी के पास काम है, तो एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबके पास काम है तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी नो इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हमने 10,000 की चीज़ बनाई थी, 10,000 प्रोडक्ट हमने बनाए थे, फिर भी डिमांड 12 की आ गई, तो अब हम क्या करेंगे? ना तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पूरे अपने फुली एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तब भी हमने केवल 10,000 यूनिट ही बना पाए और डिमांड आ गई 12 की, तो अब हम क्या करेंगे? हम इस एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए क्या करेंगे? इसके प्राइस को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ताकि डिमांड कम हो जाए। ठीक है, तो प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? प्राइस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन, महंगाई, वो इसी वजह से आती है। हम सब लोग बोल देते हैं ना महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, तो वो किस वजह से होती है? वो महंगाई इसी वजह से होती है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम डिमांड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और उसके इफेक्ट से क्या हो गया? उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? यहाँ पर प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उस वजह से हमारी इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में। तो ये क्लियर हुआ कैसे ये इन्फ्लेशन आ जाती है? जितना प्रोडक्शन होना था हमने उतना प्रोडक्शन किया, लेकिन उसके बाद भी डिमांड हमारी बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे? उसका प्राइस लेवल इंक्रीज कर देंगे ताकि वो डिमांड कम हो सके, उस एक्सेस डिमांड को हम कम कर सकें। क्लियर? तो अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? प्राइस लेवल पर हमारे प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ ये टॉपिक? ये हमारे 3 इफेक्ट थे, इम्पैक्ट थे एक्सेस डिमांड के। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, सारे टॉपिक्स हमारे एक्सेस डिमांड, रीजन्स फॉर एक्सेस डिमांड और इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई है तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक डेफिशिएंट डिमांड के साथ एक नई वीडियो में। बाय।